हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग बाई पार्ट्स रूल से क्वेश्चन कर रहे थे 7.6 एक्सरसाइज में। तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। तो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिर्फ एक फंक्शन दे रखा है 13 में। अगर हम देखें तो हमें इंटीग्रेट करना है किसको, tan इनवर्स एक्स को। अब हमें tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो पता नहीं है और हमें बाई पार्ट्स लगाने एक्सरसाइज चल रही है। तो मैंने आपको पिछले एक और क्वेश्चन में बताया था कि जब कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता और अकेला फंक्शन है, तो आप उसमें एज्यूम कर सकते हो कि मल्टीप्लाई में उसके साथ 1 है। अब आइलेट के अकॉर्डिंग tan इनवर्स एक्स हमारा इनवर्स का फंक्शन है और 1 हमारा एलजेब्रा, 1 हमारे एलजेब्रा में आता है, यानी सही लिखा हुआ है। आप इसी में फॉर्मूला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स बाहर आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1 का इंटीग्रेशन होगा माइनस डिफरेंशिएशन किसका होगा, tan इनवर्स एक्स का, और इंटीग्रेशन होगा 1 का और इस पूरे का इंटीग्रेशन, यही होगा। अब यहां से क्या आ जाएगा, देखो tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो यानी अब आपको इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये कैसे होगा, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लें तो ये x dx रिप्लेस हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिया तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x dt बाई dx। तो dx कितना आ जाएगा, dt/2x। चलो पुट करते हैं, इसमें x को पहले लिख लो। तो x tan इनवर्स x माइनस x इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी है, dt/2x। तो ये x कटेगा, अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो t है। तो ये कितना आ गया, देखो x tan इनवर्स x माइनस ये जो 2 है वो कांस्टेंट टर्म में बाहर कर दो, यानी 1/2 हो गया और ये 1/t dt आया। तो ये आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस का c, t रख दो बस आंसर। तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log मॉड में t कितना है भाई, t हमारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। समझ में आया, सबको चेक कर लें। ठीक है, तो इतना हमारा आंसर आ गया। ये कौन सा था हमारा क्वेश्चन में 13 ना, 13 का आंसर है x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ऐड होगा, पॉजिटिव आएगा तो मॉड हटा भी सकते हो आप, ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले भी एक्सप्लेन की लेक्चर्स में। क्वेश्चन 14 में आपके पास है x log x का होल स्क्वायर। तो पहले तो चेक कर लेते हैं आइलेट रूल के अकॉर्डिंग कौन पहले आएगा। तो आइलेट log पहले आना चाहिए, एलजेब्रा बाद में, तो log पहले लिखना पड़ेगा और एलजेब्रा को बाद में। तो log x का होल स्क्वायर पहले आ गया और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन बाद में होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे कर लो log x का होल स्क्वायर बाहर और हमें अब करना पड़ेगा x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x और इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन, ऐसे ही तो होता है रूल। तो log x का होल स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं x मान लूँ तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, यानी 2 log x। फिर log x का क्या होता है 1/x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ये आएगा। इस 2 से ये 2 तो कट गया और ये x से x भी कट गया, तो कितना आ गया, देखो log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, माइनस अब ये x बचा है और ये log x बचा है, तो log x इंटू एक्स में हमें फिर से बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, फिर से बाई पार्ट। ठीक है, और आइलेट के अकॉर्डिंग log पहले आता है, एलजेब्रा बाद में, सही लिखा हुआ है, बस लगा दो बस। तो log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब आइलेट रूल के अकॉर्डिंग log x पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन किसका होगा x का माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x डिफरेंशिएशन ऑफ log x डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x
और इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया log x का होल स्क्वायर, और आप खुद से भी करें, प्रैक्टिस इतनी तो हो गई हम लोगों की। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है 1/x, और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। तो log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये x से x कटेगा तो माइनस ब्रैकेट log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, अगर ये 2 बाहर कर लिया जाए तो 1/2 आएगा। तो जो x बचेगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का c लिख दो। तो log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर। चेक करें और खुद से कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, तभी आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, यही हमारे एनसीईआरटी में आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 15th, ये नोट कर लो। 15th में भी सेम रूल से करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स दे रखा है, तो हमें इंटीग्रेट किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स को। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो आइलेट के अकॉर्डिंग लॉग पहले आना चाहिए, अलजेब्रा बाद में, तो लॉग एक्स पहले लिख लो और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाद में कर लो, ठीक है। तो ये u हो गया और ये v हो गया, लगा दो बाई पार्ट्स जो हमने सीखा है। तो बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग u बाहर आएगा, यानी log x बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, फिर माइनस डिफ्रेंशिएशन करोगे log x का, इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, log x, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 और 1 का होता है x, तो ये तो इतना आ गया, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x होता है 1/x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और ये dx, यही तो आएगा। तो यहां पे अगर हम ऊपर वाले में x कॉमन ले लें तो नीचे तो x है ही, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस का 1 और ये dx, ऐसे ही तो आएगा देखो, और ये ऐसे ही रहेगा log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स। अच्छी बात होगी, एक्स एक्स कट जाएगा। अच्छा ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये ब्रैकेट ही, मतलब एक मैंने ब्रैकेट से कॉमन लिया ना, यानी अब तुम्हारे पास फाइनली ऐसा है log x एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस, यानी अब तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है क्योंकि ये x कॉमन ले लिया था, और ये नीचे 3 है ना, 3 कर लो भैया। अब इसमें अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो कितना आएगा देखो, log x एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस, अब अलग अलग जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसका जो 3 होगा तो वो तो बाहर आएगा 1/3, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और माइनस फिर 1 का करना पड़ेगा, ठीक है। तो log x, अगर मैं एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई कर लूँ तो एक्स क्यूब बाई 3, फिर log x का मल्टीप्लाई किसमें, x में, माइनस 1/3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का x प्लस का c। तो ये कितना लिख दो, इसको पहले लिख दो तो एक्स क्यूब अपॉन 3 log x, इसमें x को पहले लिख दो तो x log x, माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस का x प्लस c, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखो तो 15 क्वेश्चन का आंसर है, इसमें log x कॉमन ले लिया है इन लोगों ने, ठीक है, ले लेते हैं कॉमन, तो log x कॉमन लिया, एनसीईआरटी में तो आप जानते हो कभी कभी कॉमन लेंगे कभी नहीं लेंगे, ठीक है। और माइनस का x की सही है, सेम है, माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस का x प्लस सी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी लिखते तब भी नंबर मिलते। बस मैं हमेशा बोलता हूँ ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आपको पता होना चाहिए सिंप्लीफाई करना, ठीक है। 15 क्वेश्चन नोट कर लो, सेम ही चल रहा है। अब ये 16, 17, 18, 19, 20, 21 और फिर उसके बाद 22 और फिर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इन सब में एक खास बात है, ध्यान से देखना, e की पावर x है, इसमें भी e की पावर x है, इसमें भी e की पावर x है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यार इसमें क्या है ना, अब जैसे तुमसे कोई बोले इसको इंटीग्रेट करो, 16 वाले क्वेश्चन को किसी ने बोला तुमसे इससे इंटीग्रेट करो, अब आप कहोगे कि सर 2 फंक्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे भी बाई पार्ट लगा देंगे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लगा देंगे बाई पार्ट्स रूल, बिल्कुल लगा सकते हो और आंसर आ भी जाएगा। लेकिन एक आपके पास स्टैंडर्ड है,
ये क्या है आपके पास स्टैंडर्ड है, वो नोट कर लें कि अगर कोई क्वेश्चन में e की पावर x है और उसमें जो रूल मैं बताने वाला हूं अगर वो फॉलो हो रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। जैसे इसको ऐसे समझो कि कोई क्वेश्चन होता है, उसको पूरा सॉल्व करते हो, लेकिन अगर कोई आपको फॉर्मूला बता दे उस चीज का कि इसका आंसर ये है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि नहीं। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई में फॉर्मूला वैलिड है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि अगर आपका e की पावर x है और ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन लिखे हुए हैं, एक f(x) है और एक उसका डिफरेंशिएशन है यानी कि f'(x) है, अगर ऐसा कहीं आ जाए तो आपको बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, करने को कर सकते हो, आंसर वही आएगा, लेकिन एक आपके पास फॉर्मूला आ चुका है कि इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो e की पावर x के साथ जो f(x) वाला फंक्शन है। ये एक फॉर्मूला आप नोट कर लें, ये फॉर्मूला आप एक नोट कर लें क्या, कि अगर e की पावर x है और उसके ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन f(x) है और उसका डिफरेंशिएशन f'(x) लिखा हुआ है तो आपका आंसर ये हो जाता है। जैसे 16 है तो 16 की मैं बात करूं, 16 में लिखा है e की पावर x ब्रैकेट sin x प्लस cos x। तो क्या यहाँ पे यही सेम फॉर्मेट है जो कुछ मैंने स्टैंडर्ड बताया कि अगर sin x को अगर मैं f(x) मानूं तो f(x) का डिफरेंशिएशन ही तो f'(x) cos x है। यहाँ पे बताओ क्या e की पावर x के साथ sin x लिखा है, आप कहोगे हाँ। क्या उसका डिफरेंशिएशन लिखा है, लिखा है। अगर ऐसा लिखा है तो इसका आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हो e की पावर x इंटू f(x) वाला फंक्शन यानी sin x, बस बात खत्म, यही आंसर है, कोई इंटेंशन नहीं लगाया। अब आप कहोगे सर क्या हम बोर्ड एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं, हाँ बेटा बोर्ड एग्जाम कर सकते हो क्योंकि ये 1 नंबर में पूछेंगे क्वेश्चन तुमसे, ठीक है, वो जानते हैं प्रॉपर्टी हमारे पास है तो आप लगा सकते हो। अगर कोई बोलेगा सर नहीं हमें पूरा करना है तो पूरा कर सकते हो आप, इसमें बाई पार्ट्स लगा दो आ जाएगा आंसर, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको 16 को। फिर 17 ट्राई करते हैं। 17 में हमारे पास है x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और वो जो मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड बताया है उसको थोड़ा साइड में नोट कर लेते हैं। क्या मैंने बताया कि अगर e की पावर x है, ब्रैकेट में अगर f(x) है और साथ में उसका f'(x) है तो आप इसका आंसर e की पावर x f(x) प्लस c लिख सकते हो। तो देखते हैं कि इसमें ऐसा कुछ है कि नहीं है। तो देखो इसमें e की पावर x तो है लेकिन लिखा हुआ है x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब अगर फॉर्मूला अगर आपको लगाना है ये वाला तो यहाँ पे तो दो फंक्शन होने चाहिए प्लस में, ठीक है, मतलब दो फंक्शन प्लस माइनस तो देखो वो तो साइन होते हैं, मेन है कि दो फंक्शन है जिसमें एक फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक ही फंक्शन दिख रहा है तो इसको दो फंक्शन बना सकते हो। अगर देखो हमेशा तो नहीं बनेगा, जिसमें बन सकता है बना लो। नीचे 1 प्लस एक्स है, ऊपर अकेला x है, तो एक काम कर रहा हूँ 1 ऐड कर लिया और 1 सब्सट्रैक्ट कर लिया, कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई बात नहीं, कर सकते, इतना तो कर ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं एक ये ले लूँ टर्म और एक टर्म ये और सेपरेट डिवाइड करूँ तो देखो क्या आएगा, तो 1 प्लस एक्स अपॉन इसमें डिवाइड करा और फिर 1 में डिवाइड करा तो कुछ ऐसे टर्म्स ही तो आएंगे, जरा चेक करूँ, कुछ ऐसे टर्म आ जाएंगे। तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, एक 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा e की पावर x ब्रैकेट, तो 1 प्लस एक्स बचेगा और यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। चेक करो। अब आगे दो फंक्शन देखो, एक फंक्शन ये लिखा है और एक फंक्शन ये लिखा है। अब ये देख लो क्या, अब इसे अगर मुझे पूरा फॉर्मेट अगर लिखना है ये तो मैं प्लस लगा लेता हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ये माइनस साइन, जिससे आप समझ पाओ इस बात को कि फॉर्मूला सेम हो रहा है कि नहीं, और dx। अब आप ये देख लो कि इस फंक्शन का क्या ये डिफरेंशिएशन है, अगर है तो ये f(x) होगा और ये f'(x) होगा, ये क्या होगा f(x) और ये होगा f'(x). अगर ऐसा हो गया तो हम आंसर अपना डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स कैसे होगा, 1 प्लस एक्स को ऊपर ले जाओ, पावर -1 हो जाएगी, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n x की पावर n-1, तो 1 प्लस एक्स की पावर -2, तो -1 अपॉन ये नीचे चला जाएगा तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये सेम आ गया, देखो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया क्या, जरा चेक करें आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, e की पावर x f(x), जो f(x) वाला फंक्शन होता है यानी कि ये, तो आंसर आ जाएगा e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस का c, क्योंकि ये
डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है। क्या आप समझ पाए इस वाले कॉन्सेप्ट को? अगर समझ पाए तो कमेंट सेक्शन बताना फीडबैक के लिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट करें, नोट कर लो इसको। 18 देखो, 18 में हमें इंटीग्रेशन करना है। 18 क्वेश्चन में e की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा ये हमें गिवन है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का, तो यहाँ पे देखो e की पावर x से दो फंक्शन दिख रहे हैं, प्लस का साइन अलग अलग कर दो पहले तो। अगर मैं यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स कर लूँ तो, और यहाँ पे साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स कर लूँ। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या, अब ये दो फंक्शन आ गए। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखोगे कि ये टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको हो सकता है डायरेक्ट ना भी मिल रहा हो। चलो करके देखें। अगर हम 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का चलो डिफरेंशिएशन करके देख ही लेते हैं, तो कितना आएगा? 1 प्लस कॉस एक्स की पावर -1, तो n 1 प्लस कॉस एक्स की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि n x की पावर n-1, तो ये -1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब ये तो नहीं आ रहा है इधर ऊपर। अच्छा एक चीज़ और, एक मिनट, ये ऊपर लिखा चेन रूल लगाया तो हाँ, कॉस एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, माइनस साइन एक्स आएगा ना, तो प्लस का साइन एक्स आ गया, प्लस का साइन एक्स आ गया। लेकिन वहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार डिफरेंशिएशन देख लो। पहले तो आया माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर कॉस का भी तो होगा माइनस साइन, लेकिन ये सेम नहीं आ रहा। तो अभी आप डायरेक्ट तो हम इस चीज़ को नहीं बोल पाएंगे कि ये लिख दो। ठीक है, तो क्या कुछ सिंप्लीफाई करके कुछ हो सकता है? मतलब अभी तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन सिंप्लीफाई कैसे करें? तो देखो दो फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और मैंने बहुत बार आपको ये चीज़ समझाई है ट्रिग्नोमेट्री में कि ये फॉर्मूले कभी भी यूज होते रहते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि कॉस 2 थीटा में एंगल हाफ हो रहा है और साइन 2 थीटा में एंगल हाफ हो रहा है, और ये किसी भी एंगल के लिए यूज हो जाएगा। अब आप ये बोल सकते हो सर कॉस 2 थीटा के तो बहुत फॉर्मूले हैं, आपने कॉस वाला क्यों लिया? तो ये बहुत बार मैंने बोला भी है पहले भी, जब 1 प्लस कॉस होता है तो हम कॉस वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो हम साइन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस, अब देखो कॉस 2 थीटा में थीटा हुआ है नहीं, एंगल हाफ हुआ, तो कॉस x में क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1 प्लस साइन x में अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो 2 थीटा तो थीटा हो रहा है, एंगल हाफ हो रहा है, तो साइन x में क्या आएगा? 2 साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे तो वही 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस का 1, तो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 यहाँ भी कट गया। अब देखते हैं कितना बचा हमारे पास। तो e की पावर x 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। 2 से 2 कट गया, एक कॉस कट गया, तो यह आया e की पावर x। कॉस स्क्वायर को ऊपर करोगे तो सेक स्क्वायर x/2 आएगा, और ये 1/2 तो है ही, प्लस साइन अपॉन कॉस यहाँ पे tan x/2 आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब देख लेते हैं, अब इतना हमारा कॉमन सेंस चलना चाहिए कि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो इसका मतलब ये हमारा fx हो सकता है और ये इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। समझ रहे हो? जरूरी थोड़ी ना कि पहले fx लिखा हो और ये f' लिखा हो, वो तो रीअरेंज हो सकते हैं ना। तो इतना हमें कॉमन सेंस चलना चाहिए कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करके देख लो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x/2 कितना आएगा? tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x/2, फिर x/2 का करोगे तो 1/2 आएगा। तो क्या ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? तो इसका मतलब आंसर हम क्या लिख सकते हैं? हमारा आंसर होता है e की पावर x इंटू
पहला नहीं होता है, पहला लॉजिक नहीं है, एफ एक्स वाला फंक्शन। तो एफ एक्स कौन सा है, 10x/2। तो ये आंसर आएगा, चेक करो, यही आ रहा है 18 का। समझ में आया? तो आपको ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि आपको पहली पोजीशन पे लिखा हो, वो दूसरे पे भी हो सकता है, तो आपको रीअरेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आंसर आ गया। तो ऐसे सिंप्लीफाई कभी कभी करने पड़ेंगे, वो सीखना पड़ेगा आपको। अब 19 देखो, 19 में हमारे पास है e की पावर x 1/x। अगर मैं इसको प्लस करके और -1/x² अलग कर लूं तो ध्यान से देखो क्या है। अब ये बहुत कॉमन है कि 1/x का डिफरेंशिएशन हमने बहुत बार किया होगा, वो यही आता है -1/x², यानी कि ये fx है और ये f'(x) है। अगर किसी को डाउट है तो ये करके देख लो डिफरेंशिएशन किसका, 1/x का। कितना आएगा देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1, तो n x की पावर n-1, तो आगे देखो -1/x²। बस आप पेपर में फॉर्मूला मेंशन कर देना। पेपर कैसे करना, पेपर में फॉर्मूला मेंशन कर देना कि e की पावर x f(x) प्लस f'(x) जो है वो आपका आंसर होता है e की पावर x f(x) प्लस c। पेपर में जब भी ये वाला फॉर्मूला लगाओ मेंशन जरूर करें। तो इसका मतलब ये f(x) और ये f'(x) है, तो आंसर क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, e की पावर x इंटू f(x) कितना है 1/x प्लस का c, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ, पक्का? चलो नेक्स्ट करें। 20 देखो, 20 में हमें इंटीग्रेशन करना है। e की पावर x को मैं पहले लिख ले रहा हूँ जिससे आपको फॉर्मेट समझ में आए, और x - 3/x - 1 का होल क्यूब है। अब यहाँ पे भी वही f(x) और f'(x) बनाना है। तो कुछ लोग सोचेंगे चलो सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, हाँ कर लो सेपरेट डिवाइड, लेकिन ध्यान से देखो नीचे x - 1 है, तो ऊपर भी तो x - 1 बना लो, तब तो सेपरेट डिवाइड करने से फायदा होगा। तो क्या करना चाहिए हमें, x - 3 को क्या मैं x - 1 और -2 लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब करो सेपरेट डिवाइड। भाई कोई चीज़ करने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लो कि डिवाइड में x - 1 है तो ऊपर x - 1 होगा, तब तो फायदा होगा। अब करो सेपरेट डिवाइड, इसमें भी और इसमें भी। तो कितना आएगा, e की पावर x x - 1/x - 1 का होल क्यूब -2/x - 1 का होल क्यूब डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ से, e की पावर x, यहाँ पे एक x - 1 कट जाएगा तो आएगा x - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस लगा के लिख दो, माइनस अंदर कर दो x - 1 का होल क्यूब। अब चेक करो क्या इस वाले फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन है क्या, देख लेते हैं डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x - 1 का होल स्क्वायर कैसे होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ये बन जाएगा x - 1 की पावर -2, तो n x की पावर n-1, तो -2x - 1 की पावर -3, तो क्या ये -2/x - 1 का होल क्यूब आ रहा है? क्या देखो यही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फंक्शन f(x) है और ये f'(x) है। तो आंसर क्या हो गया, फॉर्मूला क्या है, e की पावर x इंटू f(x), तो ये आ जाएगा आंसर, चेक कर लें। तो ये कौन सा था हमारा 20 ना, तो 20 का यही आंसर आ रहा है, e की पावर x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 21 बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसमें आपको इंटीग्रेट करना है e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। अगर आइलेट रूल की बात करें तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में है, देखो ट्रिग्नोमेट्री पहले है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x लिखना चाहिए। ठीक है, क्या लिखना चाहिए, e की पावर 2x। इसमें होता ये है कि आप देखो किसी किसी बुक में हो सकता है ये फंक्शन बाद में ना लिखा गया हो, इसी को इंटीग्रेट कर दिया गया होगा और आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, तो वो भी सही होता है, आप कंफ्यूज मत होना कि सर हमने तो आइलेट रूल लगाया उन्होंने ऐसे कर दिया। ये पर्टिकुलर एक ऐसा क्वेश्चन है जो बिना आइलेट के भी हो जाता है। आप कहोगे सर ऐसा भी है, फिर रूल क्यों बनाया? देखो रूल इसलिए बनाया गया था कि अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो इंटीग्रेट नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या है कि e की पावर x और साइन x में ऐसा होता है कि बिना आइलेट रूल लगाए भी आप कर सकते हो और आंसर आ जाता है। ठीक है, अब मैं लॉजिक बताता हूं ऐसा क्यों करते थे ना। अगर आपसे बोला जाए कि साइन इनवर्स x है और इंटू एक्स है, ठीक है, साइन इनवर्स x है और e की x है, अगर आप इसमें आइलेट रूल फॉलो नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। देखो आइलेट के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इनवर्स फंक्शन पहले रहेगा, तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो साइन इनवर्स x होगा, इंटीग्रेशन किसका करोगे, x का,
फिर डिफरेंशिएशन किसका करोगे, साइन इनवर्स एक्स का, इंटीग्रेशन किसका करोगे, एक्स का। तो देखो फायदा ये होता है जब आपने आइलेट लगाया तो एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भी पता है और एक्स का इंटीग्रेशन भी पता है। लेकिन अगर आप आइलेट नहीं लगाते हैं, मान लो आप लिखते एक्स साइन इनवर्स एक्स, समझना मेरी बात क्लियर हो जाएगी अभी। अब चलो लिखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो एक्स बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो यहां मामला फंस गया, आपको साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो वो इसीलिए बताया गया है कि आपको कि आइलेट रूल लगाइए तो आपका अपने आप ही अरेंज सही हो जाएगा, और जिसका आपको इंटीग्रेशन पता होगा वो अपने आप अरेंज हो जाएगा। क्या आप मेरी बात पकड़ पाए हो? फिर से देखो, जब मैंने इससे इंटीग्रेट करा तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जब मैंने इसको पहले कर दिया और इसको बाद में कर दिया, अलजेब्रा पहले इनवर्स बाद, तो देखो ये आ रहा है फॉर्मूला, बीच में और भी होगा माइनस आगे, लेकिन इधर ही दिक्कत आ गई है में। लेकिन e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही पता होते हैं, इसलिए इस वाले क्वेश्चन में आप आइलेट नहीं भी लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक, इसलिए आप देखोगे किसी किसी बुक में इसको बाद में नहीं किया होगा, ऐसे ही सॉल्व कर दिया होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि ऐसी बात है। ठीक है, चलो अच्छा, इसमें हम इस जो हमें इंटीग्रेट करना है उसको हम आई लेके चल रहे हैं। आप कहोगे सर अभी तक इतने क्वेश्चन करे किसी में नहीं लिया आपने आई, इसमें क्यों ले रहे हैं? एक्चुअली होगा क्या, ये इंटीग्रेशन ऐसे ही खत्म नहीं होगा। जैसे अभी तक जितने क्वेश्चन करे वो सॉल्व हो गए या तो एक ही स्टेप में, या ज़्यादा से ज़्यादा फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ा, सॉल्व हो गया। ये एक ऐसा क्वेश्चन है e की पावर x साइन एक्स वाला या e की पावर x कॉस एक्स, ये रिपीट होता जाता है। मतलब एक बार सॉल्व करोगे फिर से कुछ आएगा, फिर रिपीट होने लगेगा। रिपीट होने के जैसे इसको पहले कुछ मान लो कि ये आई है, जिससे कि जैसी रिपीट हो यानी ये वाला पार्ट फिर से आ जाए तो उसको भैया आई पुट करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसलिए तो क्या क्या सीखा हमने, एक तो ये सीखा कि इसमें हम बिना आई रेट लगाए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने तो फिर भी एक्सपोनेंशियल को बाद में लिख लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई रेट क्यों लगाते हैं कि जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, अपने आप ही अरेंज हो जाए, नहीं तो दिक्कत आएगी इंटीग्रेशन करने में, इसलिए लगाते हैं। दूसरा मैंने इसको आई के इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि ये बार बार अभी इंटीग्रेट करोगे रिपीट करेगा, अभी आप करते हैं तो समझ में आ जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन में हम आई के इक्वल लिख लेते हैं। तो अब देखो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, चलो बाई पार्ट लगाते हैं, साइन एक्स बाहर e की पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन एक्स का, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, चलो तो ये हो गया साइन एक्स, e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 dx। आई इक्वल टू साइन एक्स e की पावर 2x अपॉन 2, ये 2 बाहर कर दो यानी -1/2 कर लो, ब्रैकेट में बचेगा cos x इंटू ई की पावर 2x। अब देखो ये cos x e की पावर 2x में फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू साइन एक्स e की पावर 2x अपॉन 2 -1/2 ब्रैकेट लगा लो, cos x बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर 2x का होगा माइनस डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos x का, इंटीग्रेशन किसका होगा, e की पावर 2x का, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। बहुत ध्यान से थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, देख लो ये स्टेप, ये ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करना पड़ता है। अब देखो आई इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 -1/2 ब्रैकेट cos x e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 इंटीग्रेट कर लिया, माइनस इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 2x अपॉन 2 और ये dx, और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो आई इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2, इस -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो माइनस का 1/4 cos x ई की पावर 2x। ये 2 अगर बाहर कर लिया जाए और फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 1/4 तो आएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस का 1/2 है तो अल्टीमेट माइनस आना है, और इंटीग्रेशन में क्या है, साइन एक्स e की पावर 2x dx। चेक करो ये स्टेप। अब आप कहोगे सर ये तो फिर से साइन एक्स आ गया e की पावर 2x, क्या इसको फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे, नहीं,
क्योंकि हमने इसको आई ले रखा है तो अब इसको आई पुट कर देंगे तो पूरे इस फंक्शन में कहीं भी तुम्हें अब इंटीग्रेशन नहीं दिखेगा। देखना जैसे ही इस वाले पार्ट को आई लिख दिया जाए, देखना आई इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस का 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x माइनस 1/4, इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख देंगे आई। अब क्या कहीं इंटीग्रेशन है? नहीं है ना। निकालना क्या था? आई निकालना था ना, तो आई निकाल लेते हैं, इसको इधर भेज दो और फिर हम आई सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन सब जगह हो चुका है तो हम इधर सी लिख देंगे या सबसे लास्ट में एक सी लगा देंगे, एक ही चीज़ होती है। अगर चाहो तो इधर हम एक प्लस का सी लिख देते हैं क्योंकि सारा इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो चुका है। चलो इसको इधर लाओ, तो आई प्लस आई अपॉन 4, ये आई अपॉन 4 ही तो है, और अब ये टर्म है हमारे पास साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x। अब यहाँ पे 4 एलसीएम लो तो ये आएगा 4i प्लस आई यानी 5i अपॉन 4 आ जाएगा, साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x। अच्छा सी चल रहा है, प्लस का सी लिख लो। अब 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो आई कितना आ जाएगा 4 अपॉन 5 ब्रैकेट साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x प्लस का सी। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो अपना आंसर, लेकिन शायद बुक में मल्टीप्लाई करके दे रखा है। हाँ, बुक में क्या करा है 4 का मल्टीप्लाई कर लिया है, 5 को बाहर रहने, मतलब बुक में तो अपने हिसाब से कभी मन करेगा 5 को बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा है 5 को बाहर रहने दिया है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, लिख देते हैं हम भी, ठीक है। आप पेपर में लिखने यहाँ छोड़ सकते हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये भी है। तो 4 को इन्होंने मल्टीप्लाई करा, देखो कितना आएगा। अच्छा ई की पावर 2x यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन ले लो। अच्छा 4/5, अच्छा एक चीज और, ये जो 4/5 हमने इधर मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और मैंने सी को अलग क्यों करा? हालांकि 4/5 अगर इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो सी में भी तो होगा 4/5, समझ रहे हो, क्योंकि 4 सी में भी तो जाएगा और 5 में भी तो आएगा, लेकिन चाहे सी लिखो या 4/5 सी लिखो वो एक ही बात होती है। ये हमने बहुत शुरुआत में डिस्कस करा था, कांस्टेंट टर्म चाहे C1 लिख दो चाहे C1 + 1 लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेट नेक्स्ट स्टेप में ये वाला टर्म सी ही होगा, समझ रहे हो, क्लियर है। देखो मैंने 4/5 का इस टर्म में मल्टीप्लाई करा तो सी में भी तो होगा, लेकिन वो अल्टीमेट सी ही रहेगा, तो सी लिख दिया, और यहाँ पे 4 में मल्टीप्लाई कर दो और e की पावर 2x कॉमन ले लो, तो क्या बचा e की पावर 2x और 5 तो नीचे है कॉमन। अब 4 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 sin x आ जाएगा, माइनस 4 से ये 4 कट जाएगा तो cos x बचेगा। देखो बुक में यही आंसर आ रहा है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें ना बच्चों को बहुत परेशान करती हैं, इसलिए मैं सारी चीज क्लियर करता जा रहा हूँ कि इसमें क्यों हमने सी लिखा, फिर नहीं तो कंफ्यूज होते सर इधर तो पूरा इसमें भी सी जाएगा, वो अल्टीमेट कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स आ गया और अंदर बहुत बड़ा टर्म दे रखा है 2x अपॉन 1 + x² और dx। तो ये आप समझ लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहले सिंप्लीफिकेशन है कि सिंप्लीफाई कैसे करें, कि अगर बाहर साइन इनवर्स है अंदर कुछ साइन बन जाए तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से फोकस करो, और अगर मैं x को tan थीटा पुट कर दूं तो कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लगेगा आपको, थोड़ा देखो। अगर मैं x को tan थीटा रख दूं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। अब कुछ याद आया क्या? याद नहीं आया तो इसका मतलब फॉर्मूले याद नहीं है तुम्हें, ठीक है। चलो अच्छा dx कितना आएगा, tan² का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec² थीटा, और जो नीचे d थीटा होगा वो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया sec² थीटा d थीटा। फॉर्मूला याद नहीं है, इसका मतलब अगर याद नहीं आ रहा तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये sec² थीटा d थीटा। साइन वर्सेस साइन हट जाएगा तो ये आ गया कितना 2 थीटा sec² थीटा d थीटा। 2 बाहर कर दो, थीटा sec² थीटा d थीटा। अब इसमें कौन सा रूल, बाई पार्ट्स। आइलेट के अकॉर्डिंग एलजेब्रा पहले आता है, थीटा को हम एलजेब्रा में ही मानेंगे, कुछ ये ना कहने लगे ना थीटा तो ट्रिग्नोमेट्री में होता है, थीटा x ये सब वेरिएबल हैं। आप ये सोचो ये x और sec² x लिखा है, तब किस में होगा, एलजेब्रा में होगा कि नहीं होगा। चलो ब्रैकेट लगा लो, थीटा बाहर, sec² थीटा कंडीशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ठीक सब कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ sec² थीटा
और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो 2 ब्रैकेट का यहाँ पे बहुत खेल है, मतलब ब्रैकेट अगर सही से नहीं करो गड़बड़ कर दोगे। सेक स्क्वायर थीटा का कंडीशन क्या होता है, टेन थीटा इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो मत लिखो सेक स्क्वायर का टेन थीटा प्लस सी, तो 2 थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस का सी, ये आ गया। अब देखो अगर एक्स टेन थीटा है तो थीटा तो भाई टेन वर्स एक्स हो जाएगा, तो देखो थीटा तो रिप्लेस हो जाएगा, देखना थीटा हो गया टेन वर्स एक्स, क्या हो गया, थीटा हो गया टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा तुम्हारा सीधा सीधा एक्स है तो ये भी एक्स में आ गया। अब प्रॉब्लम है सेक थीटा की, कि सेक को कैसे रिप्लेस करा जाए। तो देखो 10th क्लास में एक आइडेंटिटी होती थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, सेक थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और टेन थीटा एक्स है तो क्या रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा सेक थीटा, तो ये रख दो, तो लॉग रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का सी, ये आ जाएगा, चेक करें। तो आंसर हो गया, देखो 2 का इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया 2x टेन वर्स एक्स, और ये तुम्हारा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाया है तो मैं आपको दिखा देता हूं, क्या कमाल की बात करिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अभी फाइनल देखो ये भी करेक्ट आंसर है, शायद से मैं बोल बोल के इस बात को थक चुका हूं कि ये भी करेक्ट आंसर है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपका अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो दिक्कत हो जाएगी कि आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, बिल्कुल मैच करवाता हूँ आपको आंसर, ठीक है। ये बोलना पता क्यों पड़ता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता है ना, बच्चे बहुत डाउट पूछते हैं मुझसे ये सब। चलो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2 एक्स को पहले लिख लो टेन वर्स एक्स, तो 2 टैक्स टेन वर्स एक्स माइनस 2 लॉग, अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है रूट में, तो रूट का मतलब क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस का सी। अच्छा रूट आप यहाँ मॉड जो है हटा सकते हो, क्यों, 1 एक पॉजिटिव टर्म है और एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव टर्म है, जब भी ऐसा होता है आप हटा सकते हो। अब लॉग की प्रॉपर्टी है जो पावर होता है वो पहले आ जाता है, तो 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस 2 इंटू 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपका आंसर मैच करेगा, आपको सर ऐसा भी हो जाता है, हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी में किसी किसी में कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर किसी किसी में कुछ नहीं करते हैं, तो आपको ये सब पता हो, बस बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो ये आंसर आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, क्लियर। बाकी अगर आप ये भी लिखते तो नंबर मिलते, सब्जेक्टिव होता तो। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 और फिर इसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, और आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, अभी वीडियो के इधर ही पॉज करें, लिखें कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आपको इंडिकेट करना है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब को, तो क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब इधर है, चलो एक्स क्यूब को टी मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, और ये dt बाई डी एक्स होगा, तो dx को मैंने इधर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स किससे रिप्लेस होगा dt बाई 3 से, तो एक्स स्क्वायर और dx, ये तो dt बाई 3 हो गया, डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूं मैं, e की पावर और एक्स क्यूब कितना है t, तो 1/3 बाहर आ गया, e की पावर t का कंडीशन क्या होता है e की पावर t प्लस c, तो आंसर हो गया 1/3 e की पावर एक्स क्यूब प्लस c, तो कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट है ना, हाँ 23 का ए पार्ट आ रहा है, नोट कर लीजिए और खुद से करें यार, ये क्वेश्चन सिंपल से हैं। 24 देखो, 24 देखो e की पावर x आ गया है, तो sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो sec x आ जाएगा और प्लस का sec x tan x, तो क्या ये फंक्शन fx है और इसी का डिफरेंशिएशन ये है, यस और नो, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x tan x, तो आंसर क्या आ जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स, तो e की पावर sec x प्लस c, कौन सा ऑप्शन है बी पार्ट, देखो बी पार्ट में तो है e की पावर x sec x, क्लियर। तो फाइनली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों, धन्यवाद।